स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और आज की क्लास फिर से लेट आने के लिए सॉरी। आपका भाई चैता भाई छोटू आप सभी भाइयों से एक बार फिर माफ़ी और क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज फिर से लेट हुआ है। आज कुछ कारण बस लेट से आए हैं, इसलिए आप लोग हमें क्षमा कीजिएगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले सकारात्मक सोच को अपनाते हैं, जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल लाइन। अच्छे लोगों में एक ख़ास बात होती है, अच्छे लोगों में एक ख़ास बात होती है, वो बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। वे जो है बुरे परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाल लेते हैं और अच्छे तरह से मजबूत होकर खड़े रहते हैं। इसलिए कभी भी बुरा वक्त आता है तो आप लोग घबराइए मत, उससे जूझिए, उससे लड़िए, ताकि जो है आप बुरे वक्त में भी बुरे वक्त झेल कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छे लोगों की यह खास बात होती है, ठीक है। और ऐसे भी आप लोग एक खास लोग हैं जो कि बुरे वक्त को झेल सकते हैं, और स्टूडेंट का नियम ही है बुरा वक्त को झेलना, ताकि और मजबूत और कठोरवान बन सके, ठीक है। तो आइए आज की क्लास शुरुआत करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं 3 मई 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। चीन के चंद्र मिशन चांग E6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन ICUV-EQ का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी पाकिस्तान से है, ठीक है। तो चांग E6 मिशन जो चीन का लूनर मिशन है, चांग E6 मिशन जो चीन का लूनर मिशन है, इस मिशन से चांद पर मिट्टी और चट्टान इस मिशन से चांद पर मिट्टी और चट्टान के नमूने संग्रह किया जाएगा। और चांद के सतह को फ़ोटो खींचने के लिए जो ICUV मिशन अलग से जोड़ा गया है, और ये ICUV मिशन जो है पाकिस्तान का है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिएगा। चीन के चंद्र मिशन चांग E6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन ICUV-EQ का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी पाकिस्तान से है, ठीक है। और इस मिशन के लिए इसके लिए जो है चीन लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट इस मिशन पे काम करेगा, ठीक है। तो यह लॉन्च इससे जो है इस मिशन को लॉन्च होगा चीन लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से, ठीक है। तो आइए चांद है तो चांद से कुछ संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे 5-6 पॉइंट इसका जो है महत्वपूर्ण है। चांद पे जो है साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन सा है? चांद पे साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन सा है? तो भारत होगा। भारत जो है चंद्रयान 3 द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, और 23 अगस्त को लैंडिंग हुआ था, जो शिव शक्ति पॉइंट पर लैंड हुआ था। उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है, ठीक है। और अगला पॉइंट देखिएगा। चांद पर फर्स्ट निजी लैंडर कौन सा है? तो चांद पर फर्स्ट निजी लैंडर ओडियस है, ठीक है। चांद पर फर्स्ट निजी लैंडर कौन सा है? तो ओडियस है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा। चांद पर कदम रखने वाला फर्स्ट व्यक्ति कौन सा है? तो चांद पर कदम रखने वाला फर्स्ट व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो कि 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहली बार कदम रखा था, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा। चांद पर मनुष्य को वापस भेजने के लिए कौन सा मिशन जो है लॉन्च किया जा रहा है? तो
आर्टेमिस मिशन, ठीक है। इस मिशन के तहत चांद पर मनुष्य को वापस भेजने के लिए यह मिशन लॉन्च किया जाएगा। और अगला पॉइंट देखिएगा, चांद पर जाने वाली फर्स्ट महिला कौन सी होगी? तो क्रिस्टिना कोच, ठीक है। चांद पर जाने वाली फर्स्ट महिला कौन सी होगी? तो क्रिस्टिना कोच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा? तो 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश भारत है। ऑप्शन सी भारत होगा। और जो है इस बार 46वीं बैठक है और इसका मेजबान देश भारत है। अंटार्कटिका संधि पर साइन 1959 में किया गया था। 2 साल बाद 1961 में यह लागू हुआ था। अंटार्कटिका संधि पर साइन 1959 में किया गया था, परंतु 2 साल बाद 1961 में यह लागू हुआ। 1961 में ये जो फर्स्ट सलाहकार बैठक हुआ था वो कैनबरा में हुआ था। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, आप लोग जानते हैं। और ये भारत 1983 में इसका मेंबर बना। फर्स्ट बैठक कैनबरा में 1961 में हुआ था और भारत जो है 1983 में इसका मेंबर बना। और हाल ही में 46वीं बैठक जो है भारत के केरल में जो है 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार का मेजबान देश भारत होगा, भारत के केरल के कोच्चि स्थान पर, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। आइए अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। तो बताइएगा, अंटार्कटिका संधि में भारत कब सदस्यता लिया? तो 1983 में। और इसी मिशन जो है 1983 में एक तो मिशन भारत लॉन्च किया था, दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री मिशन भेजा था। और दूसरी में मिशन जो भारती था और तीसरा मिशन जो भेजा गया था मैत्री था। और भारती और मैत्री अभी भी अंटार्कटिका में वर्क कर रहा है, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं और अंटार्कटिका महाद्वीप विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये विज्ञान को समर्पित है, यहाँ से रिसर्च किया जाता है। और अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक जो है माउंट विल्सन मैसिव है, ठीक है। अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक जो है माउंट विल्सन मैसिव है, इसको ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था जो हम बता दिए। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने का प्रमाण किससे प्रस्तुत किए हैं? तो हाल ही में चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने का प्रमाण किसने प्रस्तुत किया है? तो इसरो ने यह कहा कि चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने का प्रमाण मिला है, ठीक है। और इसरो ने कहा चांद के साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे बर्फ का प्रमाण मिला है, जो कि नॉर्थ पोल पे अधिक मात्रा में पाया गया है। लगभग साउथ पोल के 2 गुना अधिक बर्फ जो है नॉर्थ पोल पे पाया गया है। और यह जो है प्रमाण कैसे मिला है? तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो गैस उत्पन्न होता है उससे बर्फ का जमाव हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो गैस उत्पन्न हुआ है उससे निकला हुआ गैस जो है बर्फ का जमाव किया है, ठीक है। तो आइए और इसरो के बारे में कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और वर्तमान समय में इसका हेड जो है सोमनाथ है, एस सोमनाथ। और सोमनाथ की बुक जो है शेर जिसने चांदनी पी ली, हाल ही में लॉन्च किया गया था। तो एस सोमनाथ की बुक कौन सा है? शेर जिसने चांदनी पी ली, ठीक है। तो और इसरो द्वारा लॉन्च किया गया जो है देख लेते हैं, जैसे चंद्रयान 3 जो कि LVM 3 M4 द्वारा लॉन्च किया गया। आदित्य L1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो PSLV C57 द्वारा। आदित्य L1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो PSLV C57 द्वारा। एक्सपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो PSLV C58 द्वारा। और पोएम 3 भी जो है PSLV C58 द्वारा लॉन्च किया गया। और GSAT-20 जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो फाल्कन 9 द्वारा। GSAT-20 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो फाल्कन 9 द्वारा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में
पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे हासिल किया है? तो पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान यूएई हासिल किया है। तो गल्फ यूथ गेम्स 2024 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो यूएई। और गल्फ यूथ गेम्स का होस्ट देश कौन है? तो यूएई ही है। ठीक है, तो होस्ट देश भी यूएई है और फर्स्ट जो है पदक तालिका में फर्स्ट लाने वाला यूएई है। ठीक है, और यूएई की राजधानी आप लोग जानते हैं, तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है। हम बार बार बोलते हैं राजधानी और मुद्रा ध्यान रखिएगा हर देश का। तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है और वहाँ की करेंसी दिरहम है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो ये गल्फ यूथ गेम्स 2024 में फर्स्ट तो यूएई है और सेकेंड स्थान पर सऊदी अरबिया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा के वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ हुआ? तो 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा के वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ हुआ? तो ऑप्शन बी केरल में हुआ। ठीक है, केरल में जो है इंदुलेखा के वास्तविक प्रति का अनावरण हुआ, ऑप्शन बी होगा केरल। 6वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में डीआरडीओ ने किस लेजर हथियार संबंधी परियोजनाओं का अनावरण किया है? तो डीआरडीओ ने किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है? तो ऑप्शन सी दुर्गा सेकेंड। दुर्गा सेकेंड जो है इसका लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है और यह स्वदेशी लेजर हथियार प्रणाली है। डीआरडीओ का दुर्गा सेकेंड जो है स्वदेशी लेजर हथियार प्रणाली है और इस लेजर का लक्ष्य को नष्ट करेगा, ये लेजर से लक्ष्य को नष्ट करेगा। और डीआरडीओ जो है इसका दुर्गा सेकेंड लॉन्च किया है, ये जो है लेजर से लक्ष्य को नष्ट करेगा। ठीक है, आइए डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 के हुई और इसके वर्तमान समय में हेड समीर कामत है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 7वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है? तो हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है? देखिए, भारत जो है हमेशा शांति चाहता है और सिर्फ भारत अपने लिए सिर्फ शांति नहीं चाहता है, पूरा विश्व के लिए शांति चाहता है। और शुरू से ही हमेशा सिद्धांत मेरा भारत का रहा है, हम लोग का रहा है कि हम लोग पहले किसी पे आक्रमण नहीं करें, लेकिन अगर मुझ पे आक्रमण होगा तो हम उसका जवाब देने जानते हैं। ठीक है, अब वो भारत नहीं रहा पहले जैसा भारत। और यहाँ भी जैसे है बड़े लोग छोटे लोग को सताते हैं, तो इसलिए अब पहला जैसा नहीं है। कुछ अपने आप को शिक्षित लोग तो शिक्षित होते ही हैं, लेकिन परंतु जो शिक्षित नहीं होते हैं वो अपने आप को राजा समझते हैं, अभी भी राजशाही समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए अब पहले जैसा भारत भी नहीं रहा। अब आँख से आँख में डालकर बात कर सकते हैं, लेकिन भारत हमेशा पूरा विश्व के लिए शांति चाहता है। तो हाल ही में क्वेश्चन देखिएगा, 7वां क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है? भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है? तो इजराइल और फिलिस्तीन, ये दोनों जो है आपस में बहुत मतलब इसमें मानव को जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलना पड़ा, मानव के साथ बहुत सारा अत्याचार हुआ इस युद्ध में। तो इजराइल और फिलिस्तीन को जो है 2 राज्य समाधान की वकालत की है। इस वकालत में आप लोग देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या हो। यूएनओ की स्थायी प्रतिनिधि वर्तमान समय में रुचिरा कंबोज है। यूएनओ की स्थायी प्रतिनिधि वर्तमान समय में रुचिरा कंबोज है, जो कि भारत का है। इन्होंने कहा इजराइल और हमास जो संघर्ष है इसे रोकना चाहिए, तुरंत रोकना चाहिए, क्योंकि और इसे जो है हमें 2 अलग अलग राज्य बनाना चाहिए। जैसे जिस समय में अभी फिलिस्तीन है और जितना में इजराइल है, जिस क्षेत्र में अभी वर्तमान समय में इजराइल है और जितना क्षेत्र में फिलिस्तीन है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में ही रहे और वहीं बाउंड्री बनाया जाए। और जितना क्षेत्र में इजराइल है उतना ही क्षेत्र में रहे और जितना क्षेत्र में वर्तमान समय में फिलिस्तीन है उतना ही है। और ये होना भी चाहिए, नहीं तो ये दोनों में युद्ध होते रहेगा और इसमें मानव जो है
पिसता रहेगा। इसलिए ये दोनों में ऐसा होना चाहिए और भारत चाहता भी है, लेकिन कुछ दूसरे देश जो है इन दोनों देश को लड़ाना चाहता है। जैसे आप लोग जानते ही होंगे कौन कौन सा देश आते हैं। तो भारत का यही कहना है कि दो अलग अलग राज्य बनना चाहिए, इजराइल और फिलिस्तीन जो जहाँ है वर्तमान में वहाँ ही रह जाए और वहीं से वहीं रह जाए, ठीक है। और इस जो है फिलिस्तीन के यूएनओ का मेंबर बनाना चाहिए, ठीक है। इस भारत का कहना है कि फिलिस्तीन को यूएनओ का मेंबर बनाना चाहिए, ताकि जो है फिर से इस पर आक्रमण ना हो, आक्रमण हो तो पूरा देश इस पर संबोधित, मतलब पूरा देश का सहयोग रहे, ठीक है। तो ये जो है हाल ही में एक तो क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का आया था 2-3 दिन पहले कि फिलिस्तीन को यूएनओ का मेंबर बनाना चाहिए, लेकिन इस पर वीटो जो है यूएसए ने वीटो लगा दिया। वीटो 5 देश के पास है, आप लोग जानते ही होंगे। तो यूएसए ने इसे वीटो लगा दिया, ये नहीं चाहते हैं कि यूएनओ का मेंबर फिलिस्तीन बने, ठीक है। तो आइए इसराइल के बारे में जान लेते हैं। इसराइल के पीएम वर्तमान में बेंजामिन नेतन्याहू है और यहाँ की मुद्रा न्यू शेकेल है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संविधान पार्क कहाँ विकसित किया है? तो ऑप्शन बी पुणे में। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संविधान पार्क का विकसित पुणे में किया है, ठीक है। ऑप्शन बी पुणे में। 9वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में आधारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है? तो वैशाली रमेश बाबू को। ऑप्शन सी वैशाली रमेश बाबू को जो है भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी नागेश कुमार। वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के प्रमुख पद पर नागेश कपूर को नियुक्त किया गया है। वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नागेश कुमार, ठीक है। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। और जो है ग्रुप डिस्कशन स्पीडी का डेली क्यूज शाम 6 बजे होता है और आज से फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें रेलवे समान विज्ञान और रेलवे समान अध्ययन, जो कि पेज नंबर आज 12 होमवर्क था और कल जो है पेज नंबर 13 होमवर्क दिया गया है। और एनसीईआरटी सार संग्रह का इतिहास का फर्स्ट पेज नंबर 1 दिया गया है, जो कि आप लोग एक बार पढ़ के आइए और आने के बाद वहाँ सिर्फ सुनिए। सुनने से जो है आपका माइंड में, एक बार पढ़ के आने के बाद और एक बार सुनने के बाद आपका माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाएगा और वहाँ एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन के अनुसार आप लोग ऑप्शन के अनुसार टिक कर पाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।